ऑनलाइन वालों। अरे ओ ऑनलाइन वालों, क्या हो गया बेटा? उनको जोड़ने में थोड़ा समय लगता है, अपन पढ़ा देते ना फिर क्लास पहले से ही चल रही है। तो में से काफी हद तक तो 4 वाले तो गए, फ्री हो गए। 5 वाले भी चले गए। हाँ, कोई बात नहीं। चलो, चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। तो अपन अब पढ़ेंगे कृषि का इतिहास और उसी के साथ अपन पढ़ेंगे बहुत सारी योजनाएं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, पर जितना पढ़ाऊंगा अपने काम की चीज है। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 11th में है भी सही। देखो, बहुत पुराने जमाने में इंसान, है ना, ऐसा माना जाता है कि जंगलों में रहता था, शिकार करता था और इधर उधर से कुछ बीज इकट्ठे करके घूमता रहता था। इसको कहा जाता था हंटिंग एंड गैदरिंग एरा, आखेटक एवं संग्राहक। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार करना। और संग्राहक का मतलब क्या होता है? बीजों का संग्रह करना, है ना। अपन लिखने की सुविधा बचने के लिए फोटो भी देखेंगे और इसी में से लिख भी लेना। तो मैंने बहुत मेहनत करी एक जमाने में तुम्हारे लिए। मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारे काम में आएगी चीज है। तो पुराने जमाने में इंसान जंगलों में रहता था और शिकार करता था, और इसी प्रकार से वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन के तलाश में घूमता रहता था, है ना। फिर जब वो शिकार करता था तो जो कुछ बच जाता था वो इधर उधर छोड़ के चला जाता था। तो एक जानवर ने उसके साथ रहना शुरू किया। कौन सा जानवर रहेगा? कुत्ता, है ना। वो देख लेता था कि यहाँ इंसान है आसपास, यूं घूमता रहता था। बाकी जो बच जाता था इंसान के चले जाने के बाद, तो ऐसे इंसानों ने, नहीं, कुत्तों ने इंसानों के साथ रहना शुरू किया, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पहला पालतू पशु कौन बना? कुत्ता। तो अगर नहीं गिनते थे पहले के लोग, तो उन्होंने कहा कि पहले पशु के रूप में भेड़ पालन प्रारंभ हुआ, क्योंकि कुत्ते को अपन ने नहीं पाला, वो खुद ही आगे पल गया। तो कृषि में पहला पशु कौन सा पाला गया? भेड़। भेड़ बेचारा सीधा प्राणी, वो चर रहा, उसको उठा लाओ। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें क्या बहुत सारी भेड़ थी, वो पानी में निकलना था, नदी पार करना थी, वो कूद ही नहीं रही थी। तो किसान आया, उसने एक को नीचे फेंक दिया, उसके पीछे पीछे सब धड़ाधड़ खुद ही कूद गई। तो अलग ही सिस्टम है ना। वो दूसरी भेड़ के आड़ में ही चलती है, वो खुले में देखना पसंद ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो चरवाए भेड़ पलटा ना रहती, सामने जाके एक को उठा के यूं रख देते हैं वापिस। इसको कहते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ सीधा प्राणी था, सबसे पहले उसको पाला। पर भेड़ पालन से बकरी पालन करने में 1000 साल लग गए। अभी तो ये जो बीसी लिखा है, ये बहुत तकलीफ दे रहा होगा तुमको कि ये है क्या एडी। और देखो, हम जिस कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं उसको कहते हैं ग्रिगोरियस कैलेंडर। क्या कहते हैं बेटा? ग्रिगोरियस कैलेंडर। अब ये चालू हुआ था 1 जनवरी 0001। ईसा मसीह के जन्म हुआ 25 दिसंबर को, अगले हफ्ते कैलेंडर लॉन्च कर दिया, है ना। अब 100 साल बाद, 100, 1000, 10,000, अभी कितने साल हुए? 2000 और कितने हो गए? 2025 साल। अच्छा, मुझे बात बताओ कि 1000 साल पहले क्या था? 1025। उसके 1000 साल पहले क्या था? ईसा मसीह पैदा हुए थे, उसके पहले दुनिया थी कि नहीं थी? तो उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। -100 साल, -1000 साल, -10,000 साल। तो ये माइनस नहीं लिख के और क्या लिख देते हैं? बिफोर क्राइस्ट। क्या लिख देते हैं बेटा? इसको कहते हैं ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व में जो संख्या जितनी बड़ी होगी, वास्तव में वो उतनी पुरानी बात है।
10,000 साल पुरानी बात है। फिर 1,000 साल बाद आया -9,000, इसको लिखा 9,000 BC। तो अपन जो ये पढ़ रहे हैं ना, 10,000 BC, मतलब आज से 10,025 साल पहले की बात है, कुत्ता पालना। ठीक है। भेड़ पालना 8,700 ईसा पूर्व। भेड़ पालने से बकरी पालने में 1,000 साल लग गए इंसान को। सोचो कितना स्लो रेट से ग्रोथ करी है इंसान। बहुत खतरनाक मामला है। फिर धीरे धीरे 7,500 BC उन्होंने देखा कि जो दाने गिर जाते हैं वो वापस अगर अपन उनके अंदर पानी वानी लग जाए तो फिर से नए पौधे बनते हैं और ज्यादा दाने प्राप्त होते हैं। उन्होंने दानों को फेंकना शुरू किया। गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ की। किसकी की बेटा? फिर थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि बारिश के पानी, थोड़ा समय मतलब 7,500 से लगभग कितने साल हो गए, 3,600 साल बाद उनको समझ में आया कि सिंचाई भी करना रहती। तब तक भगवान भरोसे ही चलता रहा। सिंचित खेती और हल का आविष्कार कब हुआ? 2,920। फिर सरसों, नाशपाती, चना और कपास की खेती, साथ ही साथ हाथी, मुर्गी और भैंस पालन शुरू हुआ 2,320। है ना? 4 फसलें, सरसों, नाशपाती, चना और कपास की खेती प्रारंभ हुई। साथ ही साथ हाथी, मुर्गी और भैंस पालन। बड़ा हाथी, छोटा हाथी। अरे ये वाला छोटा है, तुम भैंस को छोटा हाथी समझ रहे हो। 2,200 BC में धान की खेती प्रारंभ हुई। किसकी खेती प्रारंभ हुई? फिर घोड़ा पालन 1,700 BC, मतलब हाथी पाल लिया, घोड़ा पालने में 500 साल और लग गए। कौन सा घोड़ा अच्छा है? सफेद वाला, वो ये महिलाओं की ज्यादा पसंद है। ये हॉलीवुड मूवीज में जो हीरोइंस होती है ना, उनके उनका घोड़ा है ये। वेब सीरीज देखी हो ना, व्हील ऑफ टाइम्स, और बहुत सारे, बहुत सेलिब्रिटी है ये भी है। और ये तुमको पसंद ही नहीं, ये दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा है। गरीबों की अपनी अलग समस्या है। सही बात है कि नहीं है? चलो। 1,500 BC गन्ने की खेती एवं कुएं से सिंचाई प्रारंभ हुई। फिर 3,000 साल का इतिहास गायब है। कितने हजार साल का? क्योंकि अपन जो पढ़ते हैं अंग्रेजों का लिखा इतिहास है। तो जब भारत में वैदिक काल आया, सिंधु घाटी की सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता आई, उन्होंने खेती में आविष्कार करा, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। तो ऋषि पाराशर ने ग्रंथ लिखा, कृषि पाराशर। घाघ नाम का एक मौसम वैज्ञानिक हुआ करता था। ऐसे बड़े बड़े रिसर्च किए गए, अग्निहोत्रा, ऋषि खेती। पर वो सब ले गए। अंग्रेज जब यहाँ रहते थे तब जर्मनी के लोग आते थे और लाइब्रेरी की सारी किताबें बोरे में भर के खरीद के ले जाते थे। पहले एक किताब की एक ही कॉपी होती थी, हाथ से लिखी हुई। प्रिंटिंग प्रेस, फोटो कॉपी होती नहीं थी, तो सब ले गए। मुगल्स आए, उन्होंने आग लगा दी यूनिवर्सिटीज। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने तक किताबें जलती रही, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी, किताब तो फिर लिख लेंगे। तो वो सारी जो मेन चीजें थी वो सब कौन ले गए? अंग्रेज और जर्मन। इसीलिए जर्मनी के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है ना। चलो खैर, अपन क्या कर सकते हैं। तो 1,500 BC मतलब -1,500 से +1,500, 3,000 साल का इतिहास किताबों में ठीक से नहीं मिलता। अभी अभी लिख रहे हैं पर वो टूटा फूटा है, टुकड़े टुकड़े। मौसम्बी और अनार की खेती प्रारंभ हुई 15वीं सदी में। फिर अंग्रेज आए भारत में। कौन आए बेटा? 10 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। है ना? फिर वो जब वहां आया, तो वहां वो जहाज लेके आया था। पूरी कहानी सुनोगे, आधी कहानी सुनो। फिर तुम कहोगे हमारा कोर्स खत्म नहीं हो रहा और आप हमको पता नहीं क्या क्या समझाते रहते। हाँ, तुम्हारे अंदर दो चार नेता बहुत तकलीफ देते हैं जिंदगी में। नहीं, कोर्स तो हो ही जाएगा।
जियोग्राफी पढ़ते हो क्या तुम? हम्म। ये क्या है बेटा? ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। तो ये दुनिया पूरा विश्व है ना। अपन इधर से चालू करते हैं। ये ऊपर वाला भाग उत्तरी अमेरिका है, जिसमें यूएसए और कनाडा आता है। थोड़ा सा इन्होंने रशिया पे कब्जा कर रखा, जिसको अलास्का कहते हैं। फिर बीच में मध्य अमेरिका है, मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। फिर दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, पेरू, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, बाकी सब। फिर ये नीचे वाला भाग अफ्रीका और ऊपर वाला भाग यूरोप है। और यहाँ से एशिया है यहाँ तक। फिर ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी में न्यूजीलैंड भी आता है, ठीक है। ये इधर वाला न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप। अब भारत जो है वो प्राचीन काल से ही बहुत ज्यादा समृद्ध रहा है, हर चीज के मामले में आगे, टेक्नोलॉजी में भी आगे। अपने पास ब्रह्मास्त्र था, अपने पास पुष्पक विमान था। और ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का एक लाइन में लिख दिया कि विमान था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है ना। क्योंकि जब वो पुष्पक विमान के इंजन स्टार्ट होते थे तो जमीन कांपने लगती, धरती। अभी रॉकेट रॉकेट जब अपन छोड़ते हैं ना ऊपर, तो भूकंप आता है, धरती हिलती है, आसपास 2-4 किलोमीटर बिल्डिंगें खड़खड़ाती। तो जब पुष्पक विमान स्टार्ट होता था तो वो इतना बड़ा विमान था कि राम जी की पूरी सेना उसमें बैठ के आ गई, वहां से, श्रीलंका से अयोध्या, है ना। और वो पारे से चलता था, मरकरी इंजन। अभी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, 2% 5% सफलता मिली है मरकरी इंजन पे। पर अब उनको पता चला कि हाँ, ये काम करता है। तो अपने पास बहुत टेक्नोलॉजी थी। पर भारत बहुत सारे छोटे 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 देशों में बटा हुआ था, है ना। और सबका अपना अपना पर्सनल सिस्टम था, कोई एक दूसरे को ज्यादा परेशान नहीं करता था। यहाँ की चीजों की जो क्वालिटी थी, गुणवत्ता, वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो जैसे यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी थी वुड स्टील। ऐसा लोहा तैयार किया जाता था भारत में। यहाँ के मतलब जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, इनमें अलग अलग जातियां होती है ना। जैसे एमपी में एक अंगारिया जनजाति, वो वहां से खदानों से लोहा खोद के, खुद लाके, खुद की भट्टी में पिघला के, शुद्ध करके फिर उससे सामान बनाते थे। मतलब उनको ज्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो लोहा तैयार होता था वो कभी उसमें जंग लगती ही नहीं थी। तो उसकी जो तलवारें बनती थी वो बहुत फेमस थी। तो वो तलवारें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, गुजरात, राजस्थान, इधर से, पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं, अपना ही था सब, है ना। गांधार भी अपना ही था, अफगानिस्तान तक। ऐसे होते होते धीरे 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 ये इधर यूरोप में चले जाता था मामला। और यहाँ का लोहा वहां सोने के बराबर वजन से बिकता था। क्योंकि सोने की तलवार से अगर युद्ध लड़ोगे तो, सोना तो बहुत नरम था, तो मुड़ जाती हो। तो तलवार तो काहे की चाहिए, लोहे की। तो यहाँ के जब व्यापारी तो वहां तलवार ले जा, पहले तो प्री ऑर्डर बुकिंग, 2-3 साल पहले ऑर्डर दो, जब जाके बनेगी। बहुत खतरनाक मामला था पहले। और यहाँ से ऊंटों पे, बैलगाड़ियों में सामान ले जाते थे, तो उसके रेट, जितने व्यापारी चेंज होते थे, रेट बढ़ती जाती थी। अच्छा, वो चाहते थे कि हम यहीं से डायरेक्ट ले लें। तो व्यापारी कहते थे कि चलना हमारे साथ इंडिया, 3 साल लगेंगे पैदल पैदल। बीच में रेगिस्तान आते हैं, लुटेरे आते हैं, भीरू बन जाओ। तो वहां के राजा महाराजा और केवल कुलीन लोग, अमीर लोग ही भारतीय चीजों का प्रयोग कर पाते थे, है ना। यहाँ पे मलमल का कपड़ा बनता था, रेशम बनता, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो केवल इंडिया में ही होती थी और कहीं होती नहीं थी। इसलिए भारतीय चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा। मसाले, इधर सोना रखते थे, इधर काली मिर्ची रखते थे, फिर बेचते थे। व्यापारी बहुत खतरनाक चीज है। समझ रहे हो कि नहीं तुम बताओ केसर क्या भाव है? लाखों रुपए किलो है। क्या है, फूल ये तो है। बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? अरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वैसे कोई मूल्य नहीं है। हीरा क्या है, पत्थर ही तो है। क्या यूज है, तुम बताओ, अपने घर में हीरा पड़ा, क्या काम में जाए? कोई काम, सोना कोई काम में नहीं आएगा। पर वो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने इसकी सब रेट बढ़ा रखी। तो वो इधर काली मिर्ची, इधर सोना रख के तोलते थे। यहाँ के लोगों को लगता था यार, ऐसा देश कहाँ आएगा यार जहाँ पेड़ों पे सोना लग रहा है। सोना ही तो है वो। अगले साल फिर आ जाएगा, अगले साल फिर आ जाएगा।
तो उनके मन में बड़ा कौतूहल था। तो उन्होंने कई प्रयास किए आने के, पर सफल नहीं हो पाए। फिर वो एक चीनी व्यापारी हेनसांग फाइयान वो आए, फिर इब्न बतूता आया, ऐसे मोरक्को का नागरिक था वो। ऐसे कभी कभार कोई ना कोई आ जाता था, पर यहाँ आए तो 5-7 साल यहीं रहे, ऋषि मुनि बन के हिमालय निकले, अपने देश ही नहीं जाए वापिस। उनको और टेंशन की और कौन सी जगह है यार जहां से वापिस आना नहीं चाहते। तो उन्होंने कई सारे साहसी नाविकों को काम दिया, क्योंकि इधर से सामान ले जाना बहुत मुश्किल है, कोई ट्रेन वेन तो थी नहीं, है ना। जहाजों के रास्ते सब काम आसानी से होता था। तो उन्होंने कई यात्रियों को भेजा। ये सारे देश देखो बहुत छोटे छोटे से, ये पोर्चुगल है इतना सा, पुर्तगाल छोटा मतोरे, ये दिख रहा है, ये पुर्तगाल, इसका नाम ही नहीं लिखा जा रहा है इसमें। यहाँ का एक नागरिक वास्को डिगामा, उसके पहले की कहानी, कोलंबस ने कहा कि कई बार वो क्या करते थे बेचारे, वो यहाँ से जहाज लेके निकलते थे, उनको लगता था कि इंडिया कहाँ है, यहाँ है, पर इधर तो जमीन है, अपन यहाँ से निकलते हैं, जब यहाँ से ऐसे वापस टर्न होंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो यहाँ से निकलते थे, यहाँ निकलते थे, फिर उनको पता चला कि तो आदिवासियों का देश अफ्रीका आ गया, फिर पैदल पैदल घर आ जाते थे, फिर निकलते थे, फिर यहाँ से जाते थे, फिर अफ्रीका आ जाता था, फिर गए, फिर अफ्रीका आ गया, फिर गए, फिर अफ्रीका, वो परेशान हो गए आके। वो जब इंडिया जाने जाए अफ्रीका आ जाए बीच में, झिंगा लाला हूँ। तो कोलंबस ने कहा कि यदि धरती गोल है तो मैं इधर इधर टर्न लूंगा, मैं इधर टर्न लूंगा, किधर लूंगा, घूम के आ जाऊंगा, यहाँ से टर्न लूंगा, घूम के इंडिया पहुंच जाऊंगा। उसने इधर टर्न लिया तो यहाँ पहुंच गया वेस्ट इंडीज। तब यूरोपियंस को पता चला कि एक इतना बड़ा महाद्वीप और है, उसको इंडिया ही समझा कई सालों तक। वहां के लोगों को भी रेड इंडियन कहते हैं, अमेरिका के जो लोकल लोग हैं ना, नेटिव, वो रेड इंडियन, इसको इंडिया ही समझा कई साल। बाद में पता चला कि ये इंडिया विंडिया नहीं है, तो तीर कमान वाले लोग हैं। अरे इंडिया वो है जहाँ रथों के ऊपर सोने के मड़ाई होती थी, घोड़े के पैरों में सोना चांदी पहना के रखते लोग, गरीब थोड़ी थे, पर सोने की चिड़िया यूं थोड़ी कहते हैं। तो वहां तो जाए तो वहां कपड़े नहीं पहन रखे लोगों ने, उनको कैसे इंडिया मान ले यार। हाँ। फिर बड़ी मुश्किल से दो कहानियां देखो, एक तो यूं कहती है कि वास्को डिगामा ने कहा कि मैं धरती के अंत तक टर्न ही नहीं लूंगा, लू ही नहीं, भले मर जाऊं। और दूसरे लोग यूं कहते हैं कि भारत के लोग जाते आते रहते थे, उनको सारे रास्ते पता थे, एक कृष्ण दास करके कोई व्यापारी था जो उनको लेके आया था कि हमारे यहाँ व्यापार करो, तुम्हारे पास बहुत सोना है, कोई बात नहीं, दे जाओ काली मिर्ची बदले। तो वो यहाँ से नीचे आया आया आया, वो जा ही रहा था सीधा नीचे, पर पहले पालदार नौका चलती थी, कैसे चलती थी वो, हवा से। और वो यहाँ पहुंचा और मानसून आ गया, और मानसून किधर से आता है, दक्षिण पश्चिम से, जो सीधा कहाँ पहुंचा, केरल के कालीकट। पर इतना भगवान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम बताओ कि इतना निशाना मिला क्या था, इधर से निकल जाता बीच में श्रीलंका हो, अरे 30 किलोमीटर पता थोड़ी चलता समंदर में कहा। पर वो पहुंचा केरल के। ऐसा कहा जाता है कि जब वो वहां से निकला तो 1,000 से भी ज्यादा लोग थे, 53 जहाज लेके निकला था। उसको वहां से यहाँ पहुंचने में 365 दिन लगे, एक साल पूरा। 3 बार तूफान आया, उसके 47 जहाज डूब गए, लगभग 900 से ज्यादा लोग मर गए, 5-6 टूटे फूटे, वो नहीं मरते हैं, वो बहुत खराब लोग हैं, वो मरते ही नहीं है। तुम सोचो आज भी भारत में ऐसे लोग नहीं है जो इतनी दूर जाने का सोचते भी हो कभी अपनी खुद के उस पे। अमेरिका के लोग है ना, वो रिटायरमेंट बूढ़े होते हैं ना, जो कनाडा के अमेरिका के लोग, ये बूढ़े होते हैं तो एक बड़ी नाव खरीदते हैं, छोटा क्रूज शिप, जिसमें घर उनका ही होता है, वो कोई मकान में नहीं रहते। वो परमिशन लेते हैं कि हमको 15 दिन थाईलैंड में रुकना है, वो खुद की वो जहाज लेके यहाँ से घूमते घामते थाईलैंड जाते हैं, वहां छुट्टियां मनाते, फिर यहाँ रुकते हैं, वहां रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, जहां उनका मन पड़ता है ना वहां घूमते रहते हैं। सोचो अपनी पर्सनल नाव लेके हस्बैंड वाइफ दो ही घूम रहे हैं, जो भी होगा जो देखा जाए, वो लोड लेते ही नहीं है, है ना। अमेरिका में ऐसा कल्चर है कि वो सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, कभी कभी तो शुक्रवार भी वीकेंड मना, 3 दिन छुट्टी मना, 4 दिन काम करते हैं, पैसे कमा लिए, 5,000 10,000 20,000, वो 3 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है। मतलब मंडे के दिन ऑफिस जाने के लिए किराया भी नहीं रहता है।
हाँ, अपने यहाँ भी है कि सुबह गए 300 में से 250 का क्वार्टर लिया है, 50 के चने खरीदे, वापिस भरा। पर अपने यहाँ सरकार ध्यान रखती है ना, वहां सरकार वरकार नहीं ध्यान रखती। मतलब कल तक तो अमीर था, आज देखोगे तो गरीब मिला। बोले क्यों? बोले जुआ खेलने चले गया था कसिनो, सारे पैसे हार के आ गए। खैर ठीक है, अपने बाप का क्या ही जा रहा। तो यहां से पहला व्यापारी आया वास्को डी गामा, पुर्तगाली। फिर यहाँ से यहाँ के राजा ने उसको 10-20 जहाज दिए, है ना, व्यापार के लिए सामान भेजा, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया कि ले जा बेचना, है ना। तुम बताओ अगर वो अकेला आता और यहाँ आके वो केरल में आता और उससे पूछता इंगा पौड़ी इल्ला, वो क्या जवाब देता बेचारा। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसके साथ था जिसने बातचीत करवाई, नहीं तो अपने आप तो लूट लो इनको, 10 जहाज आए आने दो। फिर उसको परमिशन दिलाई, फिर वो वापिस गया। कितने दिन और लगे? 1 साल और लगा। तुम सोचो ऐसा आदमी वापिस आएगा? वो कम से कम 15 से 20 बार भारत आया, मरते दम तक भारत आता रहा, इतना पसंद आया। उसके बीच में उसने कई सारे व्यापारियों से उद्योग स्थापित करने के लिए जगह मांगी, व्यापार शुरू किया है, गोडाउन्स बनाए, गोडाउन्स की सुरक्षा के लिए बहुत सारे मजदूर और गार्ड सिक्योरिटी वाले रखे, है ना। धीरे 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 उसके पीछे पीछे, ये तो पुर्तगाली थे, पोर्चुगल्स, फिर फ्रांसीसी आए, जर्मन जिनको डच कहा जाता है वो आए, इंग्लैंड वाले आए जिनको अंग्रेज कहते हैं हम लोग। और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर, है ना, केरल में, मुंबई में, मद्रास में, नागपुर में, कलकत्ता में, चेन्नई में, जहां जहां समुद्र तटीय इलाके थे खास करके वहां वहां पे अपने अपने छोटे छोटे व्यापारी केंद्रों की स्थापना की। फिर उन्होंने धीरे 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 सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बढ़ाना शुरू करी, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत था। अच्छा था, सेठ जी थे सब। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत छोटे छोटे राजा है। कितने छोटे छोटे? कि एमपी में एक मंदसौर जिला है, वहां पे एक तहसील है सीतामऊ, और वो खुद एक पर्सनल रियासत थी। मतलब एक तहसील का एक राजा, छोटी मोटी बात है। पर्सनल रियासत थी, सेना वेना सब अभी भी है उनके यहाँ पे, पूरे स्ट्रक्चर बने हुए पुराने जमाने के, राजा महाराजा। अपने बहुत छोटे छोटे देश, मंदसौर खुद अपने आप में एक देश था, दसपुर अपने यहाँ भी अलग अलग थे, है ना। सबके अलग अलग, एक एक जिले का एक एक देश है, यूं मान के चलो। अभी 700 जिले हैं भारत में, 714 के आसपास, 535 रियासतें थी, 550 के आसपास, है ना, 565। तो बात बराबर ही हो गई कि एक एक जिले का एक एक देश हुआ करता था। तो जैसे गंगापुर, श्री गंगानगर वो है ना, वो श्री गंगानगर गंगा सिंह जी के नाम पे वो राजा थे वहां के। जैसलमेर अलग देश था, जयपुर अलग देश था, उदयपुर अलग देश था। तो सब अपने अपने पर्सनल देश हुआ करते। तो उन्होंने देखा कि कुछ राजा गरीब है, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे। देखो वो क्या लेके आए, आलू, पुर्तगाली लेके आए भारत, टमाटर, बैंगन अपने यहाँ होता था, मिर्च, वो सोलेनेसी कुल की सब्जियां जिनका उत्पत्ति स्थान भारत नहीं है, वो सब कौन लेके आए? पुर्तगाली लेके। तंबाकू, है ना, पपीता, मूंगफली, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपने यहाँ नहीं होती थी, वो सब कौन लेके आए? पुर्तगाली। कद्दू, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई, बुक्स में लिखी हुई है, वो सब लेके आए। अपने मूंगफली नहीं थी, बताओ। वो नहीं आते तो अपन मूंगफली नहीं खा रहे होते आज। चलो, तुम जिस हिसाब से खुश हो रहे हो मैं समझ रहा हूं। अब उन्होंने छोटे मोटे राजा की मदद करके और उनको जिता दिया, दूसरे एक दूसरे को लड़ाया आपस में, फिर उसके ऊपर एहसान करा कि हमने जिताया है, हमको भी फायदा चाहिए। ऐसे करते 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 भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे खुद कंपनी ने कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों। कुछ हिस्सों पर जर्मन्स का कब्जा था, कहीं पुर्तगाली, जैसे गोवा राज्य था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1964 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ और गोवा कब आजाद हुआ? मतलब तब तक भी थे वो, कमजोर नहीं थे। तो वहां की जो ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने कंपनी से कहा कि या तो इंडिया हमको दे दो, या तो तुम खुद इंडिया जाके बस जाओ। नहीं समझ में आया। जैसे अपना जो
मुकेश अंबानी, है ना। इसके अफ्रीका में 10 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने रुपए के? 13 लाख करोड़ तो भारत में उसकी संपत्ति है, और 10 लाख करोड़ कहाँ है? अफ्रीका में। और अफ्रीका जैसे गरीब देश में 10 लाख करोड़ का मतलब वहां की अर्थव्यवस्था का लगभग 40% हिस्सा मुकेश अंबानी के पास। वहां जितनी भी बड़ी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्रीज है, लोहे के कारखाने हैं, उत्पादन इकाइयां हैं, वो सब किसकी है? हा? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वहां के कुछ गरीब देश अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निपटा दे और कहे कि साहब आप ही राज करो, अच्छा देश चलेगा। ये भी कर ही रहा है वैसे वो। अब भारत सरकार चाहे तो उसको यूं कहे कि एंटीलिया उखाड़ के या तो अफ्रीका ले जा, या तो फिर जो अफ्रीका में तूने कब्जा करा वो हमको दे दे, भारत का हो जाएगा इतने। सेम कंडीशन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई कि जो कंपनी के अधिकारी होते थे वायसराय, उनको सीधे सीधे लेटर लिख दिया गया। हालांकि उनकी प्लानिंग ही थी, वो तो फंडिंग उधर से ही आ रही थी, इतनी सेना आई। तो वो जो शासन कंपनी के हाथ में था वो किसके पास चले गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उन्होंने नए अधिकारी हायर किए जिनको गवर्नर जनरल कहा गया। तो तुम इतिहास पढ़ते हो, दो शब्द आते हैं, वायसराय वायसराय, फिर गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कब बने? जब ब्रिटिशर्स के अंडर में आए। अब उन्होंने धीरे धीरे भारत के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने, जब वो आते जाते थे तो उनकी बहुत तकलीफ आती थी, है ना। तो उन्होंने एक मौसम विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की कलकत्ता में, है ना, 1875 में। पर वहां 2-4 साल में क्या हुआ? बाढ़ आ गई, भूकंप आया, तूफान आया, पूरी प्रयोगशाला नष्ट हो गई। तो उसको उन्होंने बाद में शिमला ट्रांसफर कर दिया। कहाँ कर दिया? शिमला। फिर 1905 में शिमला से उन्होंने उसको पुणे 1928 में ट्रांसफर कर दिया, और पुणे से फिर फाइनली 1944 में उसको नई दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। तो अपने सुपरवाइजर में प्रश्न आता है कि आईएमडी की स्थापना कहाँ हुई? 1875 में कलकत्ता में। फिर कहाँ गया? 1905 में शिमला, 1928 में, और 1944 में वापस नई दिल्ली, है ना। पर रेड्डी और रेड्डी की किताब में लिखा है कि आईएमडी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई? पुणे महाराष्ट्र में, है ना। गलत लिखा है। चलो, तो ये जो इतना सेंटेंस है ये इसको अपन काट देते हैं। ये अगर सीयूईटी में आता है तो फिर इसको पुणे लगाना पड़ता है, क्योंकि वो राजस्थान की बात नहीं मानते। अपने लिए इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है अभी? नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अंग्रेजों ने भारत में, देखो उनका काम क्या था, अंग्रेजों का मुख्य कार्य उनका काम था कि वहां पर जहां वो रहते हैं वहां 8 महीने 6 महीने ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल, बहुत आवश्यक। अब तो फिर भी उन्होंने काफी सुविधाएं जुटा ली जो निकलने लगे। पहले तो घर के बाहर दरवाजे तक बर्फ भर जाती थी, बर्फ भी इतनी पड़ती हो, करेगा -10 -20 डिग्री टेम्परेचर है, जीना मुश्किल है। और ऐसे ही लोग अपना घर छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। वो क्यों आए बाहर? अपन क्यों कहीं नहीं गए? और अपने 12 महीने खेती होती है, अपने इतनी उपजाऊ जमीन है, अपने पास कभी किसी चीज की कमी रही। तो इस कारण वो इंडिया आए। अब वो इंडिया से क्या ले जाते थे? तो यहाँ से अनाज ले जाते थे ताकि वहां का पेट भर सके, है ना। यहाँ से वो कपास ले जाते थे, फिर उसी कपास से वहां मशीनों में कपड़ा बना के अपने को बेचने की कोशिश भी करते थे। मतलब वो व्यापारी थे। क्या थे? लुटेरे नहीं थे। मुगल जो थे वो क्या थे? लुटेरे। वो बर्तन ले जाते थे, कपड़े ले जाते थे, तलवारें, गहने, सोना चांदी। मुगल से ये लूट पाट करके ले जा, क्योंकि उनके देश में तो रहने की जगह भी नहीं ढंग की। तो अपने ढंग का घर देखते थे तो उनको जलन होती थी, आग लगा देते थे कि इतने अच्छे कैसे रह रहे हो तुम। समझ रहे हो कि नहीं? पर अंग्रेज लुटेरे नहीं थे, वो क्या थे? व्यापारी थे। तो ऐसे ही वो यहाँ से सारी चीजें, यहाँ के किसान खेती करते थे, मेहनत करते थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। वो अपनी जमीन का अपने से लगान वसूल करते थे। हाँ, तो अपनी जमीन लगान लेते थे 1/4। मतलब 100 क्विंटल गेहूं पैदा करो, 25 क्विंटल किसको देना पड़ेगा? अंग्रेज। अच्छा,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही अत्याचार करा अपने ऊपर। तुम बताओ कि अंग्रेज तो 2 5 10 हजार होंगे, 1 2 लाख होंगे, बाकी सेना में था कौन? भारतीय लोग। मंगल पांडे था कि नहीं था सेना? था ना। तो इंडियंस ने इंडियंस के ऊपर अत्याचार किया है दूसरों के कहने पे। अभी भी कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी तुम जाओ बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओ, इंडियन ही धो देंगे तुमको यहीं। तो ये देशभक्ति वगैरह खाली 15 अगस्त पे अच्छी लगती है, डेली, है ना? बहुत मुश्किल मामला है। कितना इंटरेस्ट आ रहा है यार। तुम ये सोच रहे मैं इतिहास का टीचर होता ज्यादा अच्छा होता? गलत बात है। चलो, इतिहास पढ़ाने वाले बहुत है दुनिया में। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 1871 में संयुक्त रूप से कृषि वाणिज्य एवं राजस्व मंत्रालय की स्थापना की। 3 डिपार्टमेंट एक साथ बनाए। 10 साल बाद उनको एक बात समझ में आई कि एग्रीकल्चर खुद अपने आप में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। अंग्रेजों की सबसे ज्यादा आय काय से हो रही? एग्रीकल्चर से ही तो हो रही। तो फिर उन्होंने 1881 में कृषि को संयुक्त रूप से एक विभाग बनाया। अंग्रेजों ने यहाँ भारत भर में माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे लाइंस बिछाई। संचार व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस बनाए, टेलीग्राम सिस्टम चालू किया। उन्होंने प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था भी लागू की, और जो ब्रिटेन का संविधान था उसके हिसाब से भारत में भी संविधान लागू किया। अपने यहाँ सिस्टम ही अलग था। अपने यहाँ था कि राजा के पास ले गए कि इसको पकड़ो। बोले अच्छा क्या हो गया? बोले इसने चोरी की। बोले ठीक है, इसके हाथ काट दो। मतलब सुनवाई करने में ज्यादा टाइम लगता ही नहीं था। फास्ट ट्रैक कोर्ट। बाद में हाथ कटवाने के 4 साल बाद पता चले कि झूठ बोला था पड़ोसी ने, बेचारे के हाथ कट गए। ये जो मुकदमे वाला सिस्टम है ना, अंग्रेजों ने लागू किया। उन्होंने भगत सिंह को भी केस लड़वा के फांसी दी, डायरेक्ट नहीं लटका दिया। नहीं तो वो चाहते तो एनकाउंटर कर देते। वहां संसद में जाके उन्होंने बम फोड़ दिया, वो चाहते तो गोली मार दे, डिस्क्याओ, खेल खत्म। पर नहीं मारी उन्होंने। उनको मालूम है कि अगर उसको गोली मार दी तो भगवान बना देंगे लोग। जो आदमी मर जाता है ना उसको लोग क्या बना देते हैं? भगवान बना। तो उसको मुजरिम साबित करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो उन्होंने कानून व्यवस्था लागू, भले वो कैसा भी था, पर जो भी था कानून था। फिर भारत के जितने अमीर लोग थे उनको कब्जे में किया। बिना भारतीय लोगों की मदद से भारत पे कब्जा किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने भारतीय लोगों को बड़ी बड़ी काम दिए। उनका टैक्स भारतीय वसूल करते थे। जमींदार साहब, चौधरी साहब, ये सब उन्होंने, राय साहब, पदवियां दी लोगों को, सर की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय राजा कह दिया आदमी को। अब बताओ। हाँ, जो जो बड़े बड़े लोग थे वो सब उनके मित्र हुआ करते थे। फिर यहाँ से अमीरों के बच्चों को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा। तुम बताओ कौन से डॉक्टर और इंजीनियर बन के आए वहां से? नहीं आए, वकील बने। किस चीज के वकील बने? ब्रिटिश कानून के। महात्मा गांधी वकील थे, किस चीज के वकील थे? ब्रिटिश कानून। भारत में तो कानून ही नहीं था ना, अपना तो 1950 में बना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पापा विदेश पढ़ने गए, क्या बन के आए? वकील बन के आए। कौन से कानून के? ब्रिटेन के कानून। जो विदेश गया पढ़ने के लिए क्या पढ़ के आया? विदेश का कानून। क्योंकि वो ऐसा जताना चाहते थे कि तुम इंडियन लोग जो हो गंवार हो, तुमको सुधारने के लिए हम आए हैं, यहाँ भगवान ने भेजा है हमें। अब 1857 में क्रांति हो गई अंग्रेजी से। वो तो उस समय व्हाट्सएप होता ना, खेल वहां क्या कोई दिक्कत है? मैसेज ही नहीं जा रहे एक जगह से दूसरी जगह। अब नौजवानों को इकट्ठा कर लिया और कह दिया 10 दिन बाद हमला करेंगे। वो 10 दिन रुकेंगे क्या? स्टार्ट। अभी तुम कर लो इकट्ठे सब सुपरवाइजर वालों, कलेक्टर का घेराव करेंगे, आधे मोटरसाइकिल लेके निकल जाएंगे, हम पहले घेर देते हैं। तो मामला फेल हो गया। तो ऐसे मामला गड़बड़ो। अरे मत कर भाई। घनश्याम, गोवर्धन, क्या नाम है इसका, गोदारा पवन। बेटा यहाँ डाउट नहीं पूछना है ना, डाउट के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। वो यूं कह रहा अंशुल सर ने ऐसा लिखवा दिया, अब आप बताओ कैसा लिखना है।
दो दो टीचर को लड़ाने के चक्कर में हो तुम। सही लिखा है। अब अंग्रेजों को लगा कि ज्यादा दिन रहना मुश्किल है, तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने पहले तो देखा कि यार अगर अंग्रेज अंग्रेज एक साइड हो जाएंगे और इंडियन इंडियन एक साइड हो जाएंगे तो 24 घंटे में ही गायब कर देंगे। क्योंकि अपने डरते तो है ही नहीं मौत से, कभी भी आज ही नहीं डर रहे। 15-15 साल के बच्चे तमंचे ले ले घूम रहे मोटरसाइकिल, डर रहे क्या किसी के बाप से? नहीं डर। उधर भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अलवर धौलपुर चले जाओ, उधर टेंशन ही नहीं है। अभी अपना एक स्टूडेंट गुजरात में सिलेक्ट हो गया, वहीं का, वो अलवर का। तो मैंने कहा कि तू ले गया कि नहीं कट्टा वट्टा? तो पहले तो मना कर गया, फिर प्रोग्राम वोग्राम खत्म हो गया वहां का। फिर वापस जब मैं जाने लगा, सर मैंने पूछा तो था, पर मेरे सीनियर ने मना कर दिया। मैंने कहा इतना मारूंगा मैं तेरे। तुम सोचो कितने खतरनाक लेवल के लोग हैं। वो एसेंशियल मानते हैं, अति आवश्यक सामग्री, बस पढ़ाया था ना मैंने तुमको, आवश्यक वस्तु अधिनियम। हाँ, चलो। तो उन्होंने फिर एक प्रोग्राम बनाया कि जो भी अंग्रेजों के पक्षधर भारतीय, पक्षधर मतलब जो उनकी पैरवी करते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, उनका एक ग्रुप बनाना है और उसमें 10 साल लगाना। कितने? डायरेक्ट नहीं करते, अपने आगे बहुत क्विक फैसले ले लेते हैं, क्विक करते ही नहीं। अंग्रेजों का काम बहुत स्लो और परमानेंट होता है। उन्होंने 17वीं सदी में जो बिल्डिंगें बनाई थी आज भी खड़ी है, अपने 15 साल पहले बनाई थी, गिर गई। वो सब परमानेंट करते हैं, उनके घर वैसे वैसे ही आज तक नए बने नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने हर पीढ़ी अपना मकान बनाती। तो उन अंग्रेजों में से कुछ अंग्रेजों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। जैसे मान लो कि कोई अंग्रेज है, वो कोड़े मार रहा है, तो वो उनकी बहन बेटियां आ जाती थी कि नहीं नहीं इसको मत मारो। अब तुम सोचो, मैं मजदूर हूं पहलवान और मेरे को कोड़े पड़ रहे हैं, और उनकी कोई माँ बहन आके रोक दे कि नहीं नहीं उसके ही लग जाए एक हाथ, तो मेरी नजर में तो देवी हो जाएगी ना यार। कि ये सब राक्षस नहीं है, ये भी इंसान है। वो केस लड़ती थी अंग्रेजों के खिलाफ। एनी बेसेंट, डॉक्टर ए ओ ह्यूम, नाम सुना तुमने कभी? इन्होंने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस वहां की संसद को कहते हैं, ब्रिटेन में अमेरिका में संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो ऐसे लोगों का समूह बनाया जो ब्रिटिशर्स की पैरवी करते थे। उन्होंने भारतीयों को अपने साथ मिला लिया, अंग्रेजों को मिला लिया। मतलब अब दो ग्रुप हो गए। अब यूं है कि इंडियंस पे अत्याचार होगा तो हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। मान लो मेरे गांव में 500 लोग इकट्ठे हो गए कि अब जो अंग्रेज आएगा खाली मारना ही है इनको, तो बस ये तो आतंकवादी हो गए। अरे हमारा देश है, हम रहेंगे या तो नहीं रहेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। तो फिर ये समझाने जाते थे चौधरी साहब कि अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तू तो पढ़ा लिखा समझदार है, चल तू आज शाम को खाना खाएंगे घर पे। और शाम को पूछ लेते थे कि तुम में सबसे ज्यादा नेता कौन बन रहा है, पहले ये बताओ। उसको ले जाते थे, जेल में चले गए। अब उसके बेचारे माँ बाप भूखे मरने लगे, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बात गलत है यार, ये तो ऐसे किसी को भी निपटा देंगे। तो वो ये षड्यंत्र से उन्होंने और 100 साल शासन करा। किन्होंने साथ दिया? इंडियन, आज भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या रही देश में। पर उन्होंने एक चीज अच्छी करी कि पूरे भारत को एक जोड़ के गए वो, और फिर तोड़ के गए। जोड़ने का मतलब उन्होंने सब दूर रेलवे लाइंस बिछाई, एक जगह के लोग दूसरी जगह जाने लगे, यहाँ के लोग वहां नौकरी, पहले नहीं जाते थे ना अपने देश के बाहर। परदेश मतलब कोई आदमी अगर उदयपुर से जयपुर चले गया तो परदेश था। कहते ना एक व्यापारी था परदेश में नौकरी करने गया, बताओ बेचारा 30-35 किलोमीटर गया, परदेश हो गया उस। तो बड़ी समस्या थी, उन्होंने बड़ा नक्शा बनाया। फिर बाद में वो जाने लगे, फिर उनका बहुत कुछ हुआ। वो जानते थे कि अगर ये एक ही पूरा इतना बड़ा अखंड भारत बन गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी अपन जितने हैं 40% और था अपने पास। सोचो अभी अपन पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 40% और बड़े हो जाते तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ। फिर वो बहुत लंबी चौड़ी घटना है, अपने को इतना डीप में जाना नहीं। अपने को देखना है कि स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना कब हुई?
1881 में। फिर वन अनुसंधान संस्थान बना 1906 में। इसको निर्माण होते होते 5-6 साल लग गए, है ना। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, ये भी अंग्रेजों ने बनाया। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, काफी मूवीज की शूटिंग भी हुई, मैं भी गया था, अच्छा है। शूटिंग में नहीं, देखने गया। टिकट लगता 25 रुपए। यूनिवर्सिटी देखने के पैसे लेती है। फिर 1905 में अमेरिका का एक दानदाता था, उसका नाम था हेनरी फिलिप। क्या नाम था? उसने लगभग 30,000 ब्रिटिश पाउंड, 9 लाख रुपए, उस समय 1 रुपया चांदी का होता था, 9 लाख चांदी के सिक्के दान दिए और एक फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना की पूसा समस्तीपुर बिहार में। बाद में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया और उसका नाम रख दिया ARI, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1919 में कर दिया IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल मतलब शाही, ब्रिटेन के शाही खानदान की संपत्ति। ये जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट आज दिखाई दे रहे, ये सब क्या हुआ करते थे? इंपीरियल इंस्टीट्यूट होते थे, है ना। जब हम आजाद हुए तो योगिंदर सिंह कमेटी बनी और सब आई को इंडियन कर दिया। तो ऐसा प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया। 1901 से लेकर 1905 तक अलग अलग जगह पर एग्रीकल्चर से संबंधित छोटे छोटे रिसर्च स्टेशन, फार्म हाउसेस खोले, है ना। जैसे पुणे, कानपुर, नागपुर, सावोर बिहार में, और लायलपुर पाकिस्तान में चले गए, और कोयम्बटूर, 6 जगह पे उन्होंने खोले। फिर 1905 में फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना हुई। बाद में उसी को किस नाम से जाना गया? IRI। पर 1934 में बाढ़ आ गई। देखो, जब IRI की स्थापना हुई थी तब समस्तीपुर नाम का कोई जिला था ही नहीं, वो तो दरभंगा जिला था, है ना। कौन सा था? दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे पे एक संस्थान बनाया गया जिसको नाम दिया गया फिफ्थ प्रयोगशाला। बाद में ये जो है 1934 में बाढ़ और भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, तो 1936 में इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? नई दिल्ली। और इसके पहले जो डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर B विश्वनाथ, है ना। कौन थे बेटा? ये नाथन नहीं है, खाली विश्वनाथ है ना। अभी वर्तमान में AK सिंह है, और चेंज हो गए होंगे, वो भी अपन देख लेंगे, लाइव ही लिखना पड़ता है हमेशा। फिर 1912 में SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, स्टेट बैंक नहीं है ये, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की। यहाँ पर 2 वैज्ञानिक बार्बर और वेंकट रमन ने कीट प्रतिरोधी गन्ना बनाया जिसको हम नोबल केन के नाम से जानते हैं। फिर 16 जुलाई 1929, उसके पहले की घटना बताते। उन्होंने खूब कोशिश कर ली, इतने साल हो गए, फिर भी भारत में फसलों की उत्पादकता बढ़ी नहीं रही थी। तो वहां पे ब्रिटेन में जब वो लोग बैठे, उनके पास कोई काम नहीं था, पता है। जिसको वास्तविक अमीर कहते हैं ना, वो थे अंग्रेज। आज भी हैं। तुम सोचो, तुम पैदा हुए और तुमको पता चले कि तुम्हारे बाप दादा 5-6 देशों में घूम चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने इंग्लैंड में 1,000 एकड़ जमीन खरीद रखी। उनमें खेतों में काम करने के लिए जो मजदूर है वो सब वो खरीद के लेके आए, गुलाम, कुछ अफ्रीका से, कुछ इंडिया से, कुछ देश के विभिन्न। मतलब अपने खाली उठना है, अपने 2-4 नौकर चाकर साइड में ही खड़े, सर क्या लेंगे आज आप। उनके कपड़े पहनाने वाले, नहलाने धुलाने वाले, जूते साफ करने वाले, एवरीथिंग, वो कुछ करते ही नहीं थे। आज अपने प्रधानमंत्री के पास भी इतनी सुविधा, अंबानियों के पास भी नहीं। वो भी बेचारे खुद ही ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, उनके पसीना, उनके पसीना भी नहीं आने देते थे। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत खतरनाक माहौल था। वो घूमते थे, पार्टीज करते थे, दिन भर टेबल लगाई बैठे आराम से, ये खेत। अच्छा, वो कुश्ती लड़ा थे, 2 गुलाम को के लड़ो आपस में, हम देखेंगे। मनोरंजन तो था नहीं, मोबाइल। दौड़ लगा, रेस लगाओ, बोले कौन, तुम दौड़ो, हम थोड़ी दौड़ेंगे, हम तो मालिक हैं। और किसी को मार दे, गुलाम मतलब गुलाम, उसके किसी गुलाम को मार देने पे मालिक के ऊपर कोई केस नहीं बनता, वो संपत्ति है अपनी। तो बढ़िया, खेतों में काम कौन कर रहा? गुलाम। फसलें कौन उगा रहा? गुलाम। फल फूल कौन उगा रहा? गुलाम। पूरे घर को रोज सजाते थे फूलों से, कौन सजाएगा? फूल कहां से लाएंगे? अपने खेत। असली आनंद जिसको कहते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चों के नखरे इतने ज्यादा होते थे। एक अपने यहाँ देख लो, सुपरवाइजर चक्कर में इतने साल हो गए, अभी भी कलेजा यहाँ तक आ जाता है कि बनेंगे कि
नहीं बनेंगे। क्या ठीक है। तो मैं तो सोच रहा हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। उन्होंने अंग्रेजों के वहां पे जो शाही खानदान है उनका, वहां पे चर्चा हुई कि यार ये इंडिया इतना बड़ा देश है, अपन ने इतने साल गुजार दिए, ये जरा जरा सा गेहूं उगाते हैं 5-7 क्विंटल एक हेक्टेयर में, कहीं मतलब है नहीं। एक एकड़ में 2-3 क्विंटल गेहूं होता है क्या। इनके साथ कुछ करो यार, सिखाओ इनको कुछ। तो वहां पे जो शाही खानदान है उनको ऐसा लगा कि यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी है वो बेईमान है बीच में। तो खुद आए कि हम देखेंगे, पूरे इंडिया में घूमेंगे। तो लॉर्ड लिन लिथी को और 2 आदमी और आए साथ में। इनको कहा गया रॉयल आयोग या रॉयल कमीशन। क्या कहा गया। तो 1926 में 3 लोगों की टीम आई। लॉर्ड लिन लिथिगो की अध्यक्षता में रॉयल आयोग, उनको नाम दिया गया। उन्होंने 3 साल तक भारत घूमे, 1926, 1927 और 1928। 1928 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। इनको आयोग मतलब एक्सपर्ट की टीम। तो खुद ही वो पैदा होते ही एक्सपर्ट थे वो तो। हाँ। तो उन्होंने ऐसा कहा कि पूरे भारत में कहीं भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई भी नेशनल लेवल की बॉडी नहीं, मतलब राष्ट्रीय स्तर का कोई भी संस्थान नहीं है। किसानों को सिखाएगा कौन जब सिखाने वाले ही नहीं है। तो फिर रॉयल आयोग की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। उसका नाम क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब जब ऐसे कोई संस्था बनती है ना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनती, उसके नियम कायदे होते हैं। तो नियम यह था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एक समिति बनाई जाएगी। कोई भी संस्थान स्थापित करने के पहले 10 या उससे ज्यादा लोगों की एक समिति बनाना आवश्यक है। तो समिति बनाई। फिर उस समिति को काम दिया कि अब आपको आईसीआर चलाना है। तो उसके अध्यक्ष थे खान बहादुर मोहम्मद हबीबुल्लाह। ये बात है 1929 की। कब की बात है बेटा। 1929 की। बाद में अपन आजाद हो गए, 15 साल और गुजर गए। 1965 में जाके अपने को ये समझ में आया कि कोई अध्यक्ष, कोई नेता साइंटिफिक इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता। तो फिर एक नई पोस्ट निकाली, डायरेक्टर जनरल। और वहां पर एक वैज्ञानिक बिठाया गया जिनका नाम था डॉक्टर बीपी पॉल। तो 1929 से लेके 1965 तक डायरेक्टर जनरल नाम की कोई चीज नहीं हो। नेताजी अध्यक्ष थे। कोई भी नेता को अध्यक्ष बनाना, है ना, चेयरमैन। तो अब वर्तमान में चेयरमैन कौन होता है, भारत का केंद्रीय कृषि मंत्री। जो भी भारत सरकार का मुख्य कृषि मंत्री रहता है, वही क्या रहता है, आईसीआर का भी अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब चेयरमैन रहता है। और डायरेक्टर जनरल कोई ना कोई साइंटिस्ट रहता है। ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने तुमको। बोले पढ़ा है तो कम, सुना है ज्यादा है। ये लिखोगे क्या। कल लिखोगे। ये आधा पेज भी नहीं है, सब लिखोगे तो स्लाइडें बड़ी बड़ी दिख रही है तुमको। किसकी क्लास है। तो फिर झूठे लो। मेरे ही लेक्चर में आ रहे हैं, मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। बताओ यार, क्या करे, क्लास है। मेरी क्लास है। मेरी तो है यार 7 से 8। मैं तो चला जाऊंगा, अभी 3 मिनट घट रहे हैं। तो तुम लिखोगे क्या, है ना। अभी वर्तमान में डॉक्टर एमएल जाट साहब है इसके डायरेक्टर जनरल। पहचानते हो तुम एमएल जाट। राजस्थान के ही है। लिखो कृषि का इतिहास और शुरू हो जाओ। इसको आगे कौन बढ़ाएगा। बढ़ा लोगे। हाँ ये बढ़ा दें ये। इंटेलिजेंट आदमी बेटा तुम्हारे साथ। ये आगे बढ़ाने में काट नहीं दे, ध्यान रखना।